अच्छा जी, जिस वक्त खर्चे पोर्शन करने की बात आती है तो हमने कहा था ग्रॉस रिसीट की बेस पे या सेल की बेस पर खर्चे पोर्शन करने हैं। पेज नंबर 50 पर हमने ये बात की थी कि ग्रॉस रिसीट की बेस पर या सेल की बेस पर आपने खर्चे पोर्शन करने हैं। तो जो बंदा कमीशन कमा रहा है, ये डेली लेट आया करना है। अच्छा, आज लेट, ठीक है। जो बंदा कमीशन कमा रहा है उसको ये ध्यान रखना है कि कमीशन कमाते हुए उसके लिए ग्रॉस रिसीट वो 50 मिलियन नहीं है जो उसने प्रिंसिपल के लिए लिया, बल्कि उसके लिए उसकी ग्रॉस रिसीट 1 मिलियन है, क्योंकि 50 में 49 अमानत है और 1 उसका अपना है। तो ये फर्क है। सेल उसने कितने की 50 मिलियन की। कमीशन कितना कमाया? इसको नेट इसलिए बोला जा सकता है कि 50 में से 49 माइनस होके 1 इसको मिला। इसको इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है। असल में इसकी सेल भी यही है। इस बंदे की सेल असल में 1 मिलियन है। इसके खर्चे वगैरह होते कोई नहीं, लेस खर्चे। तो आपको पता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसलिए इस एक को नेट भी कहा जा सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जा सकता है, ग्रॉस रिसीट भी कहा जा सकता है फॉर एजेंट। तो अगर एजेंट अपनी ग्रॉस रिसीट्स देखे तो इज इट 1 और 49, सॉरी 1 और 51। ग्रॉस तो इसको 50 मिले हैं, लेकिन 49 इसने किसी और को दे देने हैं। तो ये जरा फिक्रा है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसको पढ़ते हैं। आपने कल छुट्टी की थी? जूता उतारो, जूता उतारो अपना, मुझे दो भाई। ये मेरे आप जैसे की हिम्मत नहीं होती छुट्टी करने की, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मेरे आप जैसे बंदा छुट्टी नहीं कर सकता, बहुत जज्बा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा। हम जैसे कि तो 5-10 मिनट क्लास लेट हो जाए हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं रास्ते में। इनके तो पूरे सारे बाल खड़े हो जाने चाहिए इनके तो। एक क्लास छूट गई। मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, घर में 9:30-10 बजे अजीब सी कैफियत होने लग जाती है कि यार वो लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ गए होंगे, वही कुछ और आधा घंटा और पढ़ लिया हो। 10:30 बजे तो बंदा मरने वाला हुआ होता है घर में कि उन्होंने तो लेक्चर ख़त्म भी कर लिया होगा। ये कैफियत हो रही थी कल? नहीं हो रही थी, मैं नहीं मान सकता। तो देख लें, मेरे आप जैसे कि हिम्मत नहीं होती क्लास छोड़ने की, तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, बहुत जो कैसे। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन और ब्रोकरेज, जहां एक बंदा नेट कमीशन या ब्रोकरेज कमा रहा है। नेट कमीशन या ब्रोकरेज, ब्रोकरेज उसके काम का कमीशन ही होता है। नेट कमीशन, नेट कितना कमाया इसने? 1 मिलियन। जहां एक बंदा नेट कमीशन या ब्रोकरेज कमा रहा है, देन हिज जीपी विल बी टेकन एज हिज सेल। उसका जीपी ही उसकी सेल होगी। अब उसका जीपी ही उसकी सेल होगी, इसका नाम हमने जीपी रख दिया है। असल में इसकी सेल है 1, इसने खर्चा वगैरह किया कोई नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी 1 आ गया। तो इसकी जीपी ही इसकी सेल है, इसकी जीपी ही, तो इसका जीपी ही इसकी सेल है। क्लियर? टर्नओवर तो सेल होती है, टर्नओवर सेल होती है। then the GP will be considered as his
सेल। नीचे हम लिख सकते हैं सेल इसकी 1 है, कॉस्ट ऑफ सेल 0 है, तो जीपी भी 1 है। हो गया जी, चलें। हाँ, अब देख लो इसके जीपी और सेल दोनों ऐसे हैं, इत्तफाकन 1 रुपए हैं। इस केस में अब ऐसा सिनेरियो बन गया, तो ये वजह है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल सा सिनेरियो है। तो बोले जो बंदा नेट कमीशन कमाए, अच्छा चेयरों को पहले सारे रिलैक्स रखा करें, जब भी कोई नई बात हो ऐसे ना, ऐसे आराम से बैठा करें, ऐसे बैठे हैं। जो बंदा नेट कमीशन कमाए तो उसकी जीपी ही उसका सेल है, यानी जीपी और सेल उसका बराबर है। डन, फिर ऐसे ऐसे कर दें। फेयर मार्केट वैल्यू, किसी भी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू वो होती है जितने में वो बाजार में बिके। तो कल से आप लोगों ने ना तैयार होके आना है, वैसे भी जुमा है, ज़रा नहा धो के फ्रेश होके आना है। प्रॉपर्टी का चैप्टर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, उसमें फिर न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो ऐसा ना हो कि आप सोए रहें, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट, प्रॉपर्टी की भी फेयर वैल्यू होती है, रेंट की भी फेयर वैल्यू होती है। आप सड़क पे फिर के देखते हैं ये रूम इतने का मिल रहा है, ये रूम इतने का मिल रहा है, मेरा रूम क्यों इतने का है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट और एसेट और सर्विस और बेनिफिट और परक्विजिट, परक्विजिट बेनिफिट का ये एक दूसरा नाम होता है। एट अ पर्टिकुलर टाइम शेल बी द प्राइस, ये वो प्राइस होगी विच विल ऑर्डिनरली बी फैच्ड, जो आम तौर पे आपको मिलेगी ऑन सेल और सप्लाई इन द ओपन मार्केट। सप्लाई का लफ्ज आमतौर पे, सेल का लफ्ज आमतौर पे एसेट के लिए यूज होता है, और सप्लाई का लफ्ज आमतौर पे सर्विस के लिए यूज होता है। तो जो प्राइस इसकी बाजार में मिलेगी ओपन मार्केट में चीज को बेच के, दैट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे कि आमिर ने कंप्यूटर खरीदा है 70,000 रुपए का, तो 70,000 तो उसकी कॉस्ट है, एंड सोल्ड इट टू अंजुम, और अंजुम को बेच दिया जब उसकी WDV थी 40,000, यानी कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी फिर, 70,000 का खरीदा है, 40,000 WDV थी, तो अकामुलेशन 30,000। इट्स फेयर वैल्यू इन द ओपन मार्केट वाज 42, फेयर वैल्यू इसकी 42 थी। अब जरा सोच के बताएं व्हाट इज फेयर वैल्यू 42, तो 70 तो कॉस्ट है ना, और ये WDV है, बट इज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू को इस डेटे में इस तरह ढूंढें जैसे आप बिरयानी के देग में बोटी ढूंढते हैं। मिल गई बोटी? ओके, खानी नहीं है अभी। फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए आपने ये इग्नोर कर देना है कि ट्रांसफर पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए आपने ये इग्नोर कर देना है कि ट्रांसफर पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा हुआ है कभी कि मैंने समझाए बगैर आगे चलाऊं? आजकल गुस्से का ज़माना ख़त्म हो गया है, इसलिए गुस्सा करने के बाद ना एकदम मुस्कुरा दिया करें, ज़रा अगला एकदम फ्रेश हो जाता है, वरना तो लोग आजकल डंडे सोटे लेके बैठे होते हैं तैयार। प्लॉट ए प्लॉट बी, बड़ों को ऐसे बातें नहीं करते, प्लॉट ए प्लॉट बी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, प्लॉट ए की फेयर वैल्यू है मिसाल के तौर पे 10 मिलियन, और प्लॉट बी पर कोई गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ऑन सेल, क्योंकि इसमें इस जगह पे कोई ब्रिज बनना है या हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट है या सड़क बननी है शायद, तो इसलिए प्लॉट बी गायब करना पड़े, तो इस वजह से इसकी फेयर वैल्यू बाजार में बहुत कम होगी हुई है, 7 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू है। ये तो प्रॉपर्टी डीलर्स बता रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स।
लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की नजर में इसकी फेयर वैल्यू भी 10 मिलियन ही ली जाएगी और इसकी फेयर वैल्यू भी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हमारे लॉ में रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर किया जाए तो फेयर वैल्यू कितनी है 10, और अगर हमारा लॉ कहता रिस्ट्रिक्शन को कंसिडर करो तो फेयर वैल्यू कितनी होती 7 मिलियन। लेकिन हमारा लॉ अनलकीली कहता है रिस्ट्रिक्शन को क्या करो। अब प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे इसकी फेयर वैल्यू 7 मिलियन होगी क्योंकि खराब प्लॉट है, इसमें मसला है, लेकिन हमारे लॉ की नजर में जबरदस्ती इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी। तो आइंदा कभी इसकी फेयर वैल्यू मालूम करनी पड़ी तो हम 10 लेंगे या 7 लेंगे, 10 लेंगे। चलें जी नोट। तो इसको क्वेश्चन टाइप समझ लें, ये इसका सॉल्यूशन टाइप समझ लें जी। अगर हम प्लॉट परचेज में तो हमें 7 मिलियन का ही मिलेगा। अब क्या करें, लॉ ऐसा कहता है कि इग्नोर करें रिस्ट्रिक्शन। में अपना लॉ तो बना नहीं सकता। तो फिर सर परचेज में भी तो हमें 10 मिलियन मिलेंगे। परचेज में मैं क्यों 10 मिलियन, मुझे कुत्ते ने सॉरी मुझे डॉग ने बाइट की है, मैं 10 मिलियन की 7 मिलियन की मिल रही है, मैं 7 मिलियन की लेके आ जाऊंगा। सॉरी ये इंटेंशनल था। थोड़ा सा बेंच से भी टेक लगा लेना, ऑलमोस्ट नींद का ही सिनेरियो बनता है। कोई फ्रेश फ्रेश बच्चे तरह बैठा गए ताजा दम। ओके जी भाई, इसके परों को ऊपर कर दिया जाए। ओके डन। परचेज करेंगे तो बुक्स के में आप 7 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। इसकी फेयर वैल्यू फिर कहाँ यूज होगी, आने वाले दिनों में हम बात करेंगे इसकी फेयर वैल्यू कहाँ यूज होगी। परचेज करने जाएंगे तो 7 मिलियन का परचेज करेंगे, किताबों में भी 7 मिलियन पे रखेंगे। असल में एक सेक्शन हमने आने वाले दिनों में पढ़ना है, अगर पढ़ी हुई चीज इस्तेमाल नहीं हो रही तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, फिर उस वक्त ये बात आपको मैं बताऊंगा कि इस फेयर वैल्यू को कहाँ यूज करना है। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ मैंने अप्लाई नहीं करवाया, फिलहाल मैंने बताया कि इसकी फेयर वैल्यू ये है। फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड कंसिडरिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ये तो फिर लॉ की धज्जियां बखेर देंगे, ये तो आप आई कैप को खुद आएंगे, आओ मुझे काटो, ये तो आप उसको खुद दावत दे रहे होंगे, आओ मुझे काटो। तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करके ली जाएगी रिस्ट्रिक्शन या इग्नोर करके? इग्नोर करके। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी फेयर वैल्यू कैश में पता ही नहीं होती, तो द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड, फिर भी इनकी फेयर वैल्यू निकाली जाएगी इग्नोरिंग द फैक्ट, ये फैक्ट इग्नोर कर दो, दैट इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू, ये बात इग्नोर कर दो कि ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, जबरदस्ती इसे कैश में कन्वर्ट करो। अच्छा एक, हाँ यार मैं किसी कोई भी चीज एग्जांपल का नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर मैंने पॉइंट 3 शुरू कर लिया तो फिर तो आप लोग पूछते बहुत जल्दी आप लोगों को। हाँ थोड़ा सा सुबह कर लिया करो, कुछ अर्सा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, पता है बच्चे। अच्छा अब माय डियर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कैश के अंदर फेयर वैल्यू जो है वो मालूम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर होंडा एटलस कार्स है, होंडा एटलस कार की एक मशीन है। अब वो होंडा एटलस कार के पास जो मशीन है गाड़ी बनाने के लिए,
वो मशीन, उसकी फेयर वैल्यू बाजार में मालूम नहीं हो रही, क्योंकि वो टोयोटा के भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि किसी ने इस मशीन को लेके क्या करना, उसको गाड़ियों बनाने का पूरा सेटअप भी चाहिए होगा, तो इसलिए कोई बाजार में इसकी फेयर वैल्यू लगाने को तैयार नहीं है। तो अगर ऐसी चीज कोई बाजार में मौजूद है जिसकी फेयर वैल्यू सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो कहता है इस हकीकत को कि उसकी फेयर वैल्यू कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इस हकीकत को भी इग्नोर कर दो। अब फिर हम करेंगे क्या, हम फिर जबरदस्ती उसकी फेयर वैल्यू मालूम करेंगे, जबरदस्ती उसकी फेयर वैल्यू मालूम करेंगे। उसके मालूम करने के कई तरीके हैं जो आपके सिलेबस में उसने नहीं लिखे। वो एक तरीका ये होता है कि फ्यूचर में कितनी गाड़ियां बननी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, या बाहर के मुल्क में ला के देखे देखो अगर ये मशीन कितने की बिकेगी, या टोयोटा की जैसी मशीन कितने की मिल रही है। वो कई तरीके होते हैं फेयर वैल्यू के जिससे लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर फौरी तौर पे हमारी चीज की कोई कैश में कीमत नहीं लगवा रहा तो ना लगवाए, बस ठीक है, इस फैक्ट को इग्नोर कर दें, इस बात को इग्नोर कर दें। लिख लिया? तो लिख लें जी, जबरदस्ती फेयर वैल्यू मालूम करें। अच्छा जी, अब दो बातें सुन लें। द फेयर क्या करना है, सेट कराना है? नहीं, अच्छा। द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड, फेयर मार्केट वैल्यू मालूम की जाएगी इस बात को इग्नोर करते हुए कि इसके बेचने पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, या इस बात को भी इग्नोर कर दें कि इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब कभी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मालूम ना हो सके, यानी ऐसे एरिया के अंदर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जहां पे प्रॉपर्टी डीलर्स इतना रेगुलरली नहीं आते जाते, तो जब कभी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लैंड वगैरह की फेयर वैल्यू मालूम ना हो सके, तो उसके लिए आप फिर बोर्ड के पास जाएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको हेल्प आउट कर देगा, वो आपकी चीजों की फेयर वैल्यू आपको बता देगा। Where the price is not ordinarily ascertainable, ordinarily आमतौर पे ascertainable मालूम हो सकती हो, तो जहां प्राइस आमतौर पर मालूम ना हो सकती हो, द बोर्ड may by notification in official gazette, बोर्ड ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देगा। ऑफिशियल गजट हुकूमत का एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर साल छपता है, नोटिफिकेशन देगा, लिख के बताएगा। द बोर्ड में बाय लिख के इन ऑफिशियल गजट डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू बोर्ड बताएगा जिसकी प्राइस ऑर्डिनरीली एसरटेन नहीं हो सकती। अच्छा, अगर उस एरिया में बोर्ड ने भी फेयर वैल्यू नहीं बताई हुई तो क्या करें? वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ एनी मोर प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय बोर्ड एज अबव, जैसे कि ऊपर कहा गया था कि बोर्ड उसकी फेयर वैल्यू बताएगा, लेकिन बोर्ड ने वो नहीं बताई, अब क्या करें? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी अज्यूम्ड टू बी द वैल्यू फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, उस इलाके का जो जिले का ऑफिसर है, जो लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करता है, पैसे इकट्ठा करता है, रेवेन्यू वगैरह जैसे गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह, तो इस इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है या प्रोविंशियल सूबे की अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंप ड्यूटी, 1 2 3, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास आप स्टैंप ड्यूटी जमा करवाने जाते हैं जब आप जमीन अपने नाम लगवाते हैं। स्टैंप ड्यूटी होती है, आपने चीज को अपने नाम लगवाने के लिए हुकूमत के खजाने में कुछ पैसे जमा कराने होते हैं, फीस जमा करानी होती है, तो स्टैंप ड्यूटी एक फीस होती है, जब आप जमीन अपने नाम लगवाते हैं तो उस फीस को जमा करवाते हैं।
अच्छा जी, अब पढ़ें पॉइंट 4। जब फेयर वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी इलाके की बोर्ड ने नहीं बताई, जैसे कि ऊपर बतानी थी एज अबव बट नहीं बताई, तो द फेयर मार्केट वैल्यू, फिर उस चीज की फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डीम टू बी, ये समझ ली जाएगी, शेल बी डीम टू बी द वैल्यू फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू और प्रोविंशियल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी। असल में प्रोविंशियल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी, और प्रोविंशियल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टैंप ड्यूटी, जिसको इजाजत दी गई है कि स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करे लोगों से, बस गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो कि टैक्सेस लेती हैं। पहली लाइन का मतलब क्या है? वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, जहां कहीं प्रॉपर्टी डीलर एक चीज की फेयर वैल्यू बताने से इनकार कर दें तो क्या करें? द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर बोर्ड उस इलाके की चीजों की फेयर वैल्यू बता देगा। डन। नेक्स्ट, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर का मतलब बताएं। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, हाँ बिल्कुल सही पहुंचे आप, माशाल्लाह। आप कोई खर्चा करें और वो खर्चा आपको वापस मिल जाए, आपको खर्चा करें, खर्चा आपको वापस मिल जाए। जैसे आपने जो है वो बर्गर खाया अपनी पॉकेट मनी से, तो अम्मी ने कहा चलो ये पैसे मेरी तरफ से ले लो, तो इट इज सॉर्ट ऑफ खुशी, तो इट इज कॉल्ड एज रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। वेल डन। रिकवर्ड एक्सपेंडिचर, रिकवर हो गया, पहले खर्चा किया था बाद में रिकवर हो गया। अच्छा जी, अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे आप ऐसा समझें कि एक बंदा है, वो कहता है कि जी मैंने कॉलेज के लिए, क्रिश्चियन कॉलेज गॉट रिपेयर्ड इट्स एसी फॉर 7,000, हमने अपना एसी रिपेयर करवाया 7,000 रुपए में। किस साल? इन टैक्स ईयर 2010। सर्विस प्रोवाइडर रियलाइज्ड इन टैक्स ईयर 2011, अगले साल उसको रियलाइज हुआ कि उसने 2,000 रुपए ज्यादा ले लिए हैं, एसी तो 5,000 में सही होना चाहिए था, तो उसने 2,000 ज्यादा ले लिए हैं। सो ही रिटर्न द अमाउंट इमीडिएटली। अब व्हाट इज दिस रिटर्न द अमाउंट इमीडिएटली? इट इज रिकूप expenditure. Expenditure is recovered back. It is recouped expenditure. एंट्री क्या की होगी 2010 में? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। और जब 2011 में रिकवर बैक हो गया, रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट कर दें, इनकम रिकॉर्ड कर दें, जो मर्जी कर दें, इनकम बढ़ा दें या खर्चा कम कर दें, एक ही बात है। तो इट इज कॉल्ड एज recouped expenditure. The recouped amount shall be included in the income at 2000 in 2011 by college, chargeable under the head income from business. तो recouped expenditure 2000 है और ये income from business में चला जाएगा।
इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? इस साल किया था और इस साल रिकूप हो गया, रिकवर हो गया। इस साल किया था, इस साल रिकूप हो गया, रिकवर हो गया। इन केस ऑफ subsequent recoupment of any expenditure or loss. Subsequent recoupment may be in cash or may be in kind. In case of subsequent recoupment of expenditure in cash or in kind, the recouped amount shall be included in income. recouped amount को कहां डाल दें? इनकम में। चार्जेबल अंडर द रेलिवेंट हेड फॉर द ईयर इन विच इट इज। चार्जेबल अंडर रेलिवेंट हेड का क्या मतलब है? अगर ये खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में गया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या गया था? ये खर्चा। तो अब इस खुशी को भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही डालें। जब खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में गया था तो खुशी को भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालें। सब्सिक्वेंट तो होता है ना, बाद में रिकूप, यानी 2010 में खर्चा हो गया था, 11 में रिकूप हुआ। सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट, बाद में मिला। आ सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, लॉस भी रिकूप हो जाता है कई दफा। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिकवर हुआ, किसी का कोई एसेट जल गया तो इंश्योरेंस क्लेम रिकवर हुआ। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस इन कैश, वो पैसे कैश में रिकवर हुए, और इन काइंड, या किस में रिकवर हुए? काइंड में। यानी पैसे आपको कैश में मिल गए या इन काइंड मिल गए। कैश में मिलने से मुराद है 2000 रुपया मिल गए, इन काइंड में मिलने से मुराद है उसने आपको 2000 रुपए के फल लेके दे दिए। तो इन कैश मिल गया या इन काइंड मिल गया। द रिकूप्ड अमाउंट कितनी है? रिकूप्ड अमाउंट 2000। द रिकूप्ड अमाउंट shall be included in the income chargeable under the relevant head for the tax year in which it is received। उस साल जिस साल ये रिसीव हुई है। आपने 2018 में एंट्री की इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट 15,000 रुपए। 2018 का साल आया, फिर आपने एंट्री की इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। पहली 12,000 से, अगली 15,000 से, टोटल कितना हो गया? 27,000। बैंक ने आपको 2019 में, आपके पास पैसे नहीं थे, माफ कर दिया 25,000। 25,000 आपको बैंक ने माफ कर दिया। अब जब बैंक ने आपको माफ कर दिया 25,000, आप 25,000 की एंट्री करेंगे पेएबल डेबिट, पेएबल डेबिट, और इनकम क्रेडिट कितने से? 25 से। बाकी टोटल कितना बन रहा है? 27। बाकी 2000 आपको माफ नहीं किया, वो कभी पे कर दीजिएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। वो जब कभी पे करेंगे 2000, तो पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, ये तो पे करना पड़ेगा, ये तो रिकूप नहीं हुआ। रिकूप का खुशी, खुशी कितने की हुई? सिर्फ 25 की। कितना वापस करना था? 27। कितना माफ हो गया? खुशी कितनी?
कितना कभी देना पड़ेगा, तो वो तो खुशी नहीं है। नोट कर लें, फिर एग्जांपल पढ़ लें। शोक शोक से पढ़ रहे हैं ना, शोक शोक से। चलें जी आगे पढ़ें। पढ़ पढ़ के लुट मचाते हैं, या लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं? मिक्स चल रहा है। स्पार्कल कंपनी रिकॉर्डेड इंटरेस्ट पेएबल टू बैंक ऑफ 12,000 एंड 15,000 इन 2017 एंड 2018। 12,000 एंड 15,000। बैंक वेव्ड द इंटरेस्ट ऑफ 25,000 इन 2019। 25,000 इज रिकूप्ड, मैं पढ़ देता हूं, एक्सपेंडिचर एंड इज चार्जेबल एज इनकम इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। बेसिकली ये रिसीव तो नहीं हुआ कैश की फॉर्म में, लेकिन ये पेएबल माफ होना भी एक तरह की रिसीट ही है, खुशी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसने रिसीव का लफ्ज यूज कर दिया। बेनिफिट रिसीव हुआ बेसिकली, कैश रिसीव नहीं हुआ। ओके, करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन, भाई करेंसी कन्वर्ट होनी होती है, तो करेंसी का कन्वर्ट होना जरा याद रखना है आपने, पाक रुपीज में करनी पड़ती है। एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस लॉ शैल बी इन रुपीज। टेकन इनटू अकाउंट से मुराद रिकॉर्डेड। जो भी अमाउंट इस लॉ में रिकॉर्ड होगी वो माय डियर किस में रिकॉर्ड होगी? पाक रुपीज में। जो भी अमाउंट इस लॉ में रिकॉर्ड होगी माय डियर किस में रिकॉर्ड होगी? पाक रुपीज में। वेयर एन अमाउंट इज इन ए करेंसी अदर देन पाक रुपीज, और अगर कोई अमाउंट ऐसी हुई जो पाक रुपीज के अलावा है, मैं बोल देता हूं, अगर कोई अमाउंट ऐसी हुई जो पाक रुपीज के अलावा है, द कन्वर्जन शैल बी मेड एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट। फिर कन्वर्जन किस पे करनी पड़ेगी? अखबार में किसी रेट के ऊपर या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट के ऊपर? प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज रिकॉर्डेड। जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड हुई उस दिन। where an amount is in a currency other than rupees, then the conversion shall be made at the State Bank of Pakistan rate prevailing at the date at which the amount is recorded. मिस्टर कासिम ने गाड़ी इंपोर्ट की है US डॉलर 35,000 की ऑन मार्च 31, 2009। एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलोज। ओपन मार्केट में ये रेट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई और रेट है। ओपन मार्केट के रेट देखने हैं या स्टेट बैंक का रेट देखना है? ओपन मार्केट के रेट्स को क्या करें? इग्नोर। स्टेट बैंक का रेट किस दिन देखना है?
एट द डेट एट विच द अमाउंट इज रिकॉर्डेड, जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड हुई। आपके ख्याल से अमाउंट किस दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए? जिस दिन गाड़ी खरीदी या ईयर एंड पर? जिस दिन गाड़ी खरीदी उसी दिन अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए ना किताबों के अंदर। तो 31 मार्च को गाड़ी खरीदी है तो 31 मार्च को आप लोग जनरल एंट्री कर देते थे, तो 31 मार्च को रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो बताएं 31 मार्च का रेट क्या है? आप बताएं जी, गाड़ी की कॉस्ट क्या समझी जाएगी? यूएस डॉलर इंटू $30 इंटू रुपीज, क्या जवाब आ गया? ये दोनों क्यों नहीं ली मैंने? ओपन मार्केट का रेट है। ये क्यों नहीं ली मैंने स्टेट बैंक का रेट? ये ईयर एंड का है। मुझे किस दिन का चाहिए? जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड हुई। अमाउंट किस दिन रिकॉर्ड हुई? 31 मार्च। डन। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम का बंद हो जाना। कई दफा ऐसा होता है कि आप कोई कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो चलते चलते कारोबार जो है वो बंद हो जाता है। तो अब अगर वो कारोबार बंद हो गया है तो उस कारोबार के बंद होने के बाद उस कारोबार से कुछ ना कुछ पैसे आते हैं। जो कारोबार बंद हो गया हुआ है उससे कुछ ना कुछ पैसे आते हैं। तो सवाल यह है कि जो कारोबार बंद हो गया है उससे जो पैसे आते हैं, क्या वो हमारी इनकम में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जिसको आप बैड डेट रिकवरी भी कह सकते हैं। काफी अरसे बाद आपका बैड डेट रिकवर हो गया। तो जवाब यह है, जब कभी कारोबार बंद हो जाए और कारोबार के बंद होने के बाद आपको पैसे मिलें, तो इन पैसों का मिलना विल बी माय इनकम। इन पैसों का मिलना विल बी माय इनकम। और जब ये पैसे मिलेंगे तो समझा जाएगा कि कारोबार बंद नहीं हुआ था। क्योंकि टैक्स पेयर के कहने की ये कोशिश होगी कि कारोबार बंद हो गया है इसलिए मेरी इनकम पर टैक्स ना लें। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि एज्यूम करो कारोबार बंद नहीं हुआ, इसलिए इन पैसों को अपनी इनकम में डाल दो। पढ़ें जी। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ सीजेस टू एग्जिस्ट, बुलेट्स वाली बात नहीं अभी पढ़नी। अगर टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है, दुकान बंद हो गई है, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट शेल बी चार्जेबल इन द, ये चार्जेबल है, टैक्सेबल है। चार्जेबल का मतलब क्या? टैक्सेबल का मतलब क्या होता है? टैक्स देना पड़ेगा। शेल बी टैक्सेबल इन द, assuming that दुकान is not बंद at the time income was derived। जिस वक्त इनकम डिराइव हुई है, एज्यूम कर लो उस वक्त दुकान बंद नहीं हुई। तो ये 2015 है, दुकान बंद हो गई। बशीर दारुल माही मछली वाले, मछली फरोश, दुकान बंद हो गई। और हम दोस्तों के साथ खाना खाने गए थे। इस दिन पैसे दे के आना भूल गए थे, चुप करके निकला है, पता ही नहीं चला। तो इस दिन बशीर का घर ढूंढा हमने। बशीर, बशीर, आवाज नहीं, मैं बाहर आ रहा हूं। तो हमने उसको पैसे दिए। द बैड डेट रिकवर्ड, उसको बैड डेट रिकवर हो गया। किसको? शॉपकीपर को। दुकान कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, दो कान। कुछ जगहों पे लिखा होता है सुबह का नाश्ता, हालांकि शायद ये भी काफी है। तो ये बताएं, ड्यूरिंग द ईयर ही रिकवरी हो गई है या अगले साल रिकवरी हुई है? अगले साल। ड्यूरिंग द ईयर रिकवरी हो गई है ना। अगले साल वाली एग्जांपल भी कर लेते हैं।
तो ये रिकवरी ड्यूरिंग द ईयर होगी। NOT कर लें साथ वाले के नोट्स पे। जान चली जाएगी, छुट्टी नहीं करेंगे, हाथ खड़ा करें। जान जा रही हो तो फिर क्या करना है आगे। वैसे तब वैसे बात कर रहा हूं मैं, अपनी भी बात कर रहा हूं मैं भी, क्या फिर क्या करना है आगे। जाना तो ज्यादा ज्यादा नहीं होगी, बहुत जज्बाती हैं लोग। एक छुट्टी भी नहीं की PRC में, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें 6 7 8 9 10। पूरी FSC में एक छुट्टी भी नहीं की, एक की थी। ये जो कजनों कुजनों की शादियों पे जाते होते हैं ना, तो ये निहायत ही शहजादे लोग हैं। ये फिर सेशन के एंड पे पूछते हो क्या हुआ जी, 3 कजनों की शादी कराई। भाई ये इनकी पूरे सेशन की जो है वो डिटेल होती है। पेपर ऊपर फोकस कोई नहीं। अजीब, वैसे मुझे तो समझ नहीं आती लोगों की, कजनों की शादियों में चले जाते हैं और पढ़ाई को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी तक याद है कि जिस दिन मेरी शादी थी शाम को, तो दोपहर तक मैंने क्लासें पढ़ाई थी। तो अब शादी से छुट्टी का क्या ताल्लुक है, ये शादी है तो छुट्टी का, अपनी शादी पे बंदा आ सकता है तो दूसरे की शादी तो जी क्या क्या माय डियर। अच्छा ठीक है। मेरा 70,000 तो इसलिए मेरे भाई बस कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। पढ़ें जी। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम ceases to exist during the year। अभी हमने किसकी मिसाल की है? If a taxable source of income ceases to exist during the year, देखें इधर, if a taxable source of income, taxable source of income है ना, एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है दुकान जिससे टैक्स लगता होता था। If a taxable source of income, if a टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम यहां दुकान है मुराद, या कोई भी इनकम, घर आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है, कोई भी टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ ceases to exist during the year, then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in the normal way, assuming that source is not band। बशीर कह रहा है ये दुकान बंद हो गई है, इसके बदले जो पैसे आए हैं वो मेरी इनकम में नहीं जाएगी। चल बशीर बाहर निकल, हमने एज्यूम कर लिया दुकान बंद नहीं हुई। बैड डेट रिकवर्ड ₹105, सो इनकम में कितना जाएगा? 105। तो जो बैड डेट रिकवर हुआ ₹105 वो इसकी इनकम में जाएगा। ओके गाइस जी, कर ले, खर्चे तो हम माइनस करने की जरूरत होती है, ट्रांजैक्शंस में खर्चे तो माइनस करने की जरूरत होती है। अच्छा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2022 में दुकान क्या हुई हो? बंद। फिक्रा बोलें, टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम ceases to exist, taxable source of income ceases to exist, और फिर अगले साल क्या हुआ हो? ये भी कहां चला जाएगा? इनकम। तो पहली मिसाल थी ड्यूरिंग द ईयर, और अगली मिसाल थी एक साल बंद हुआ और पैसे कब आए? अगले साल। ये अगली मिसाल भी नोट कर लें।
ओके, पढ़ें। If a taxable source ceases to exist before the commencement of year, what is our year? What is our year? 23 जो करंट है जिसमें हम खड़े हैं. What is our year? The source is seized before the commencement of year. ये सोर्स बंद हो गई है. ये सोर्स क्या हो गई है? बंद हो गई है. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, हमारा साल शुरू होने से पहले ये सोर्स बंद हो गई है. कमेंसमेंट ऑफ ईयर किस दिन है? यकम जुलाई 22, यकम जुलाई 23 का लोग यकम जुलाई 23 तो इधर खड़ा होता है. ये यकम जुलाई 22 है, ये 30 जून 23 है. व्हाट इज द कमेंसमेंट ऑफ ईयर? यकम जुलाई 22. कमेंसमेंट ऑफ ईयर से पहले बंद हो गई है, कमेंसमेंट ऑफ ईयर के दौरान बंद हुई है? पहले बंद होगी. तो इसमें भी इनकम में जाएगी. इससे क्या फर्क पड़ता है? अब दूसरा सिनेरियो करें. इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर, कौन सा ईयर? 2023. बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर, हमारा साल खत्म होने से पहले वो सोर्स बंद हो गई हुई थी. यानी बंद कब हुई थी? 2022 में. और उसके अगेंस्ट पैसे कब आए? Then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in the. तो ये दो लफ्ज आपने घर में अलग अलग याद करने हैं. पहली बात क्या है? साल शुरू होने से पहले बंद हो गई थी. और दूसरी बात क्या है? साल के दौरान ही बंद हुई. क्लियर? पहली क्या है? साल शुरू होने से पहले बंद हो गई थी. और अगली बात क्या है? साल शुरू होने से पहले नहीं, साल के दौरान ही बंद हो गई थी. तो दोनों सूरतों में जवाब तो सेम रहेगा, इसलिए उसने इधर लिख दिया. दोनों में से कोई एक बात भी हो सकती है. रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन. रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन. आपने किसी चीज को दो दफा इनकम में नहीं डालना और किसी चीज को दो दफा खर्चे में नहीं डालना. किसी चीज को दो दफा इनकम में नहीं डालना और किसी चीज को भी दो दफा खर्चे में नहीं डालना. आपने चीजें उधार पर बेची, क्या एंट्री करेंगे? डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट. अगले साल वो डेटर पैसे ले आया, क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट, सेल क्रेडिट. ये तो डबल डेरिवेशन हो गई, डबल इनकम रिकॉर्ड होगी ना. डिराइव को ना, डिराइव का मतलब होता है कमाना. इज इट अ डबल डेरिवेशन और सिंगल डेरिवेशन? चीजें उधार पे बेची, डेटर डेबिट, जब पैसे आए कैश डेबिट, दोबारा सेल क्रेडिट. अब सेल की जगह हमने क्या करना है? इसलिए डबल इनकम रिकॉर्ड करना मना है. डबल इनकम रिकॉर्ड करना, इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन receivable base. If any income is taxed on receivable base का मतलब सुने, फिर मिसाल लिखिएगा. If any income is taxed का मतलब है ये सेल में गई है और इसकी वजह से इनकम बढ़ी है.
if any income is taxed on receivable basis, it will not be taxable again when received. इसको दोबारा इनकम में नहीं डालना जब ये क्या हो जाए, if a taxable, if any income is taxed, if income is taxed, इस पे टैक्स लग गया है on receivable base, आपको पता है डेटर का मतलब रिसीवेबल होता है, it will not become taxable again when it is received. अब कर ले नोट. डन. अब याद कर लें. इफ एनी इनकम, सेल इनकम ही होती है ना, खुशी होती है, इज टैक्स्ड. टैक्स इस वजह से होगी है ना कि सेल में गई होगी, फिर प्रॉफिट में ऐड हुई होगी, उससे टैक्स आपने दे दिया होगा. ये नहीं चेंज हुई केबल, तो मुझे अभी याद कराना 11 बजे जरा. इफ एनी इनकम is taxed on receivable base, it shall not be taxed again when received. तो आप बताएं इनकम किस साल रिकॉर्ड होगी, इस साल भी इनकम में जाएगा, इस साल भी इनकम में जाएगा, या सिर्फ पहले साल इनकम में जाएगा, एंड वाइस वर्सा. छोड़े. लाइकवाइज if any expenditure is deductible on, the same shall not be deducted when it is paid. मिसाल के तौर पे बिजली का बिल है या रेंट है, आपने रेंट एक्सपेंस की एंट्री की, रेंट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और ये पेएबल अगले साल पे हो गया. रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट. सही है. डबल डिडक्शन इट इज, बट रूल्स आर देयर टू प्रिवेंट द डबल डिडक्शन. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकें डबल डिडक्शन. गाइस कैन यू फील इट इज डबल डिडक्शन? गाइस कैन यू फील या फील कराऊं? फेल्ट? इट इज double deduction. It is rules to prevent the, अब क्या करें, रेंट पेएबल, रेंट एक्सपेंस को काट के रेंट पेएबल, रेंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट. नोट कर लें. हो गया. चलें.
अच्छा भैया अब ये न्यूमेरिकल करें, अगले पेज पे जो आ रहा है। शेयर्स पे पहले मुझे बता दें, शेयर्स पे दो किस्म की इनकम्स आती हैं। अच्छा, मुर्गी से दो किस्म के फायदे हो सकते हैं, मुर्गी से दो किस्म के फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, बच्चे। चले अंडे कर लें। अभी मुर्गी क्या देती है? अंडे। और अगर अंडे खा खा थक जाएं तो मुर्गी ही बेच दें, मुर्गी ही खा जाएं, तो मुर्गी से कितने किस्म की इनकम आ सकती है? कुकड़ी से कितने किस्म की इनकम आ सकती है? 2। नंबर 1 कुकड़ नहीं, कुकड़ी। कुकड़ी अंडे देती है और अगर दिल चाहे तो कुकड़ी को बेच दें। अच्छा, भैंस है, मज्ज है, गाय है, बफलो है, इससे कितने किस्म की इनकम आती है? एक, और एक इनकम इससे क्या आनी है? दूध। और अगर इसको बेचना हो तो फिर बेच के भी इनकम आ सकती है, तो दो किस्म की इनकम आ सकती है। इसी तरह देख लो, आप लोग इसको देख लो। चलो ऐसे ऐसे करते रहो सारे, पूरी क्लास इसी तरह खत्म हो जाए। देख लें आप लोग। पढ़ लें आप, ये डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, शेयर से भी दो किस्म की इनकम आ सकती है। शेयर से भी कितने किस्म की इनकम आ सकती है? दो किस्म की इनकम आ सकती है। सोया हुआ था, उठ के अब आप लोगों को परेशानी शुरू हो गई है। शेयर से दो किस्म की इनकम आ सकती है। एक तो शेयर से ये इनकम आ सकती है कि आप शेयर्स को क्या करें? बेच दें। दूसरा, शेयर्स को चारा खिलाएं और दूध लें, यानी शेयर्स को अपने पास रखें और डिविडेंड इनकम कमाएं। शेयर्स को अपने पास रखें और डिविडेंड इनकम कमाएं। तो शेयर्स को यू कैन सेल द शेयर्स, ये हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। शेयर को बेचना क्या है? इनकम फ्रॉम। यू कैन होल्ड एंड अर्न डिविडेंड। शेयर्स ये होते हैं कि आपने किसी कंपनी में पैसा डाल दिया, और जब आपने किसी कंपनी में पैसा डाल दिया तो उस कंपनी से हर साल जो आपको प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिल रहा है, तो डेट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, नहीं डेंड, डिविडेंड। कुछ लोग टी लिख के आते हैं, उनके लिए डिविडेंड। तो यू कैन होल्ड एंड अर्न डिविडेंड इनकम। ये आपकी कैपिटल गेन इनकम नहीं है, ये है आपकी फाइनल टैक्स रिजीम। तो शेयर्स का बेचना कहां जाएगा? कैपिटल गेन में, नॉर्मल टैक्स रिजीम। और शेयर्स का रख के डिविडेंड कमाना कहां जाएगा? फाइनल टैक्स रिजीम। बबलू इज engaged in the, Babar is engaged, you are engaged, Babar is engaged, Babar is engaged, बोले बाबर इज engaged। आहिस्ता पढ़ना है घर में। इसको पकड़ो, रजिस्टर पकड़ो, आप इधर से पकड़ो, दोनों रजिस्टरों के दरमियान में लाते हैं इसको। करो ना, शर्मा क्यों रहे हो? आप भी खड़े हो जाओ, चलो। वो सामने पकड़ सब मेरी तरफ भेज रहा है। हालात देखो लोगों के। इस पे खड़े हो जाओ ना, जूते उतार के इधर खड़े हो जाओ, इस पे जूते उतार के खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऐसे कर लो। वो भाई तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं यार। पठान तू आ, ये ऐसे नहीं काबू आएगी चीज। ये इंसान है, अब इसको नहीं पकड़ पा। चलो ठीक है, जारी रखें या पहले मारने?
फिर माने, फिर पॉज कर दो यार। बाबर is engaged in the business of selling auto parts. Following is the detail shared by him. एक तो भाई इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये कोई कारोबार कर रहा है। इसके अलावा इसने डिविडेंड इनकम कमाई है, इसने शेयर नहीं बेचे कहीं, इसने क्या कमाई है? डिविडेंड इनकम। माय डियर, डिविडेंड इनकम ये होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर अभी खरीद के अपने पास रखे हुए हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद के अपने पास रखे हुए हैं और उन पर प्रॉफिट मिल रहा है आपको। डेट इज कॉल्ड एज 1050 पे चेंज करेंगे इंशाल्लाह, 1050। डेट इज कॉल्ड एज डिविडेंड इनकम। और आपने ज़कात पे की अंडर ज़कात एंड रोस्ट ऑर्डिनेंस। अब सैलरी कमाए, बिजनेस कमाए, अदर सोर्स कमाए, प्रॉपर्टी इनकम कमाए, डेट ऑल इज नॉर्मल रिजीम, इस पे लगने टेबल 102। बट अगर डिविडेंड कमाए तो डेट इज फाइनल टैक्स रिजीम। सो गाइस, इट इज नॉर्मल टैक्स रिजीम एंड इट इज, अभी मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड का टैक्स रेट 15% है। बोले कितने परसेंट है? 15, ट्राई करें, 15% है। तो डिविडेंड का टैक्स रेट अभी इंशाल्लाह हम देखेंगे ये कितने परसेंट है? 15%। चलें जी, कपड़े शपड़े सेट कर लें और बॉल पॉइंट निकाल लें, रजिस्टर निकाल लें साथ वाले के बैग से। मार्कर बिल्कुल साथ वाले की तरह मोटा हो चुका है इस वक्त। पकोड़े खा खा के देखिए उसने क्या हाल कर लिया है अपना। अच्छा जी, पहले बनाने में मेहनत फिर खाने में मेहनत। अच्छा, बाबर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑटो पार्ट्स। मिस्टर बाबर, अच्छा न्यूमेरिकल में बेहतर है, जो लोग बात कर रहे थे पेपर प्रेजेंटेशन बताइएगा, वो जूम मीटिंग में उनसे भी बात कर रहा हूं मैं। तो न्यूमेरिकल में बेहतर है पहले आप बंदे का नाम लिखें, फिर लिखें इनकम और उसके ऊपर टैक्स, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, और उसके बाद लिखें टैक्स ईयर। टैक्स ईयर सवाल ने बताया हुआ नहीं बताया हुआ? नहीं बताया हुआ। कौन सा टैक्स ईयर है? 20XX। अब ये बंदा दो इनकम्स कमा रहा है, एक है इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये इसकी नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम है। किसकी इनकम है? कितनी है? मैं देख लेता हूं, अब रहने दे, रिलैक्स। अब टेक लगा के सो जाया करें, क्लास खत्म होगी मैं उठा दिया करूंगा। इनकम फ्रॉम बिजनेसेस 12 लाख। कितने लोग दिल पे ले लेते हैं? ओके, सो जाओ फिर। Why are you doing खुरक? Isn't it the time to do खुरक? Please be attentive. Focus on concepts. If a hire of anything, is it the time to do? अच्छा जी, इसके बाद डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम इज ओवर नॉर्मल तरीके से इनकम या फाइनल टैक्स रिजीम? फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब है इस पे एक फाइनल टैक्स रेट आपको दिया जाएगा 15% पेपर में, जो आपने अप्लाई करना होगा। इसमें टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं लगेंगे। जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम की हो वो सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स में नहीं गिरती। ये एक अलग ही रिजीम है, अलग ही एक एरिया है, अलग ही दुनिया है। इसको कहते हैं फाइनल टैक्स की दुनिया। एक है नॉर्मल टैक्स की दुनिया, जो काफी दिन से हम कर रहे हैं, सैलरी, बिजनेस, जमा करो, टोटल इनकम आए, ज़कात माइनस करो, टैक्सेबल इनकम आए। लेकिन आई कैप कभी कभी बरकत के लिए डिविडेंड के साथ भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिख रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नॉर्मल रिजीम है। स्टिल डिविडेंड रहेगी फाइनल रिजीम। फाइनल रिजीम का मतलब यह होता है कि इस पर टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं लगेंगे, बल्कि इस पर रेट लगेगा 15%। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आप समझ लें, हम भूले से लिख रहे हैं, इसके साथ गलती से लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, कुछ लोगों की आदत है लिखना, वरना खाली डिविडेंड इनकम भी लिख दें तो काम चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं उसी पैटर्न के ऊपर आई के वाले पे चल रहा हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन सी इनकम? डिविडेंड
इनकम। और डिविडेंड इनकम जो है इसको क्या कहते हैं माय डियर? फाइनल टैक्स रिजीम। ये जरूर लिखिएगा, एफटीआर की एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं आप पेपर में। तो ये एफटीआर इनकम है, फाइनल टैक्स रिजीम है, फाइनल टैक्स की दुनिया है ये बिल्कुल अलग दुनिया है इसी दुनिया में। कितनी है? 3 लाख। आप बताएं जी, आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? 15 लाख। अब आप क्या करें? अब आप इस 3 लाख को यहां से निकाल दें, इस 3 लाख को यहां से निकाल दें। 3 लाख में से आवाजें आ रही हैं, मुझे क्यों निकाला? 3 लाख बोलें, क्या कह रहे हैं? अब आप इसको बताएं इसे क्यों निकाला है? फिर मुझे डाला क्यों था? फिर मुझे निकाला क्यों है? बताएं ना, क्यों इंसर्ट कर रहे हैं फिर थ्रो अवे कर रहे हैं? पहले उसको 3 लाख को डाल रहे हैं, फिर 3 लाख को निकाल रहे हैं। ये शुगल प्रोग्राम चल रहा है इधर। जी बताएं। हाँ, 3 लाख को ऐड तो इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारी इनकम है, लेकिन निकाल इसलिए रहे हैं कि अगर ये यहां पड़ी रही तो इस पे भी टेबल 1 और 2 का रेट लग जाए। तो इसको कटें। कितने लोगों ने कट दी है? जल्दी कटें जरा, बाहर निकालें। 2-3 बंदे आए, जरा इसको बाहर निकालें 3 लाख को। लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन सी इनकम? डिविडेंड इनकम। कौन सी वाली? फाइनल टैक्स रिजीम। वही अंग्रेजी लिख के इसे कट दें, क्रेडिट। अब आप देखें, हमारा तो वही हो गया, आज आके खोती बोर्ड थले, यानी 12 लाख पे ही खड़े हैं अभी हम। डन। अब इसमें से माइनस कर दें ज़कात। अब ज़कात माइनस करनी है। अब तो ये वो नॉर्मल रिजीम वाली इनकम ही आ गई 12 लाख। ज़कात is paid under zakat and ushur ordinance, and that is 50,000. So, और ज़कात लेके आए, और ज़कात पे जहां 50,000, कितना हजार? 50,000। कोई अच्छा सा बच्चा माइक हलाल बताए, टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 11500000। डन। अब आप 11,50,000 पर 75% लगाएं, इस पे 75% लगाएं। 862,500। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 0। तो सैलरी कम है इस फिगर से, तो सैलरी कम तो टेबल, बल्कि आज सुन लें, अगर सैलरी होगी नहीं कभी पेपर में तो टेबल 1 ही लगाया करना है, नेचुरल सी बात है। तो सैलरी 0 है ना, तो फिर कम हुई, तो सैलरी 0 तो कम, तो टेबल 1। चलें जी, ये तो एग्जामिनर को शो करना होता है, नहीं शो करना होता? नहीं शो करना होता। टैक्स कार्डिंग, 1150,000।
1150,000, 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। जी व्हाट इज द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख? 5। भाई ये क्लास के बाद बच्चे आके अक्सर पूछते हैं कि 5,50,000 कहां से आया, तो बोंगे ने ये सफा ही नहीं निकाला था तो उसको कहां से पता चलना है? तो चाहिए क्या था, ये सफा कटें, कट इट। तो 15% अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से ये अमाउंट कितनी ज्यादा है? 5,50,000। इस पर टैक्स में, इस टैक्स को कहेंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम का टैक्स। किसका? बिल्कुल सादा, बोले बिल्कुल सादा, बिल्कुल साथ वाले जैसा नहीं, इतना सादा भी नहीं है वो। 82500। अल्हम्दुलिल्लाह साथ वाला तो फख्र से कह सकता है कि पिछले जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना मैंने गीबत की है ना सुनी है। कोई किसी की बात कर भी रहा होता है तो मैं उठ के भाग जाता हूँ वहाँ से। ऐसे जैसे लोग जो है ना उससे भागते हैं, शेर से, इस तरह भाग जाता हूँ। टैक्स निकल आया? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आवाजें आ रही हैं, फील करें जरा, आवाजें आ रही हैं, थोड़ा सा इधर उधर से कान हटाए ना, आपको आवाज आ रही होगी एक, मैं फील कराता हूं आपको। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों, सुने आ रही है आप? ऊंची होती जा रही है ऐसा ऐसा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कौन कह रहा है? इसलिए तुझे निकाला था रशीद, रशीद बबलू कामरान पठान, तुझे इसलिए निकाला था कि मैंने तेरे से अलग से टैक्स लेने, टैक्स ऑन डिविडेंड नहीं, डिविडेंड, टैक्स ऑन डिविडेंड तुझे निकाला था इसलिए कि इधर बुलाना था। 3 लाख डिविडेंड पे टैक्स रेट है भालूस 15%। जीरो जमा जीरो जीरो, जीरो जमा जीरो जीरो, 5 जमा 0 5, कॉमा जमा कॉमा कॉमा, 5 जमा 2 7, 4 जमा 8 12, 12 का 2 1 इधर, 127500। कभी तल तो लेटर पेपर में फेल हो जाता हूं। 2 कैलकुलेटर लेके जाते हैं, 1 कैलकुलेटर लेके जाते हैं? 2। इस तरह ना पूछें साथ वाले से, ये मसला कितने सालों से है कि 2 कैलकुलेटर लेके जाते हो, उससे अप्रिशिएट करें। टोटल टैक्स कितनों को घर वालों ने कह दिया कि अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं, अभी से तुमने इतना पढ़ना शुरू कर दिया है? 1 2 लोगों को कह दिया, 3, बस ऐसे ही लोग माशाल्लाह बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर आप लोगों का ख्वाब होगा इन तक पहुंचना। अच्छा भाई, अब एक बात याद रखिएगा, डिविडेंड नॉर्मल तरीके से जो हमारा टैक्स बन रहा था वो 82,500 बन रहा है, और डिविडेंड का जो फाइनल टैक्स बन रहा था अलग से वो बन रहा है 45,000। 1-2 दफा इस सवाल को कीजिएगा घर में जाके। अब डिविडेंड पे अलग से टैक्स बन रहा है हमारा। अब सवाल ये राइज होगा कि ये टैक्स क्या हमने गवर्नमेंट को जमा कराना है? फिर तो यहां पड़ा रहे, अब मैं गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराऊंगा 127500। लेकिन एक बात सुने, आज सवाल बताए या ना बताए, हम एस्यूम किया करेंगे, सवाल 10 से या ना 10 से, हम एज्यूम किया करेंगे कि डिविडेंड पर टैक्स हुकूमत के खजाने में उसी कंपनी ने जमा करवा दिया था जिस कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया। अच्छा, इसको अब मैं आपको लिखवाता भी हूं और बताता भी हूं। अच्छा, एक तो आपने बचपन में सुना होगा कि डॉगी काटता है। क्या सुना होगा आपने बचपन में? डॉगी काटता है। आज मैं आपकी डिक्शनरी में एडिशन कर रहा हूं,
कंपनी भी काटती है। बोलें, हम तो समझते थे सिर्फ डॉगी काटता है, लेकिन आज हमें पता चला कि कंपनी भी काटती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी कैसे काटती है। तैयार हो जाएं, बाजू करें सामने, साथ वाले के सामने बाजू करें। एक बंदा है मिस्टर क्यू, मिस्टर क्वीन। एक बंदा है मिस्टर क्वीन। मिस्टर क्वीन ने क्या किया, इसने डिविडेंड इनकम कमाई 2 लाख रुपया। जब इसने डिविडेंड इनकम कमाई 2 लाख रुपया, तो इसके पास थे पीटीसीएल के शेयर्स। तो पीटीसीएल के डायरेक्टर ने सोचा ये इतना अच्छा बंदा है नहीं कि इसको 2 लाख पूरा दे दे और ये 2 लाख पर 15% 30,000 रुपया गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दे। तो क्या किया पीटीसीएल ने, मिस्टर क्वीन तो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर है किसका, इसके पास पीटीसीएल के क्या हैं, शेयर्स हैं। पीटीसीएल डिडक्टेड, कंपनी ने काटा, पीटीसीएल डिडक्टेड टैक्स ऑफ ₹30,000, 2 लाख इंटू 15%, 30,000 टैक्स काटा और इसको दे दिया 1,70,000 और पीटीसीएल ने गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया 30,000। अब बताएं माय डियर के क्या कंपनी ने 2 लाख पर टैक्स काटा? जी हां। कितना काटा? और काट के गवर्नमेंट के खजाने में भी जमा करवा दिया। तो याद रखिएगा कंपनी टैक्स काटती है, कंपनी टैक्स काटती है। PTCL deducted tax of 30,000 and paid only rupees 170,000 to मिस्टर क्वीन। मिस्टर क्वीन को इन्होंने सिर्फ 1,70,000 रुपए दिए। डन। ये तो समझने के लिए मिसाल दी है, हमारी मिसाल में वापस आ जाएं। इसका टैक्स कितना बनता है? इसका टैक्स कितना बनता है? 45,000। डिविडेंड पर टैक्स कितना बनता है? डिविडेंड कितना है? 2 लाख है। 2 लाख पे तो अभी 30,000 बन रहा था, 3 लाख पे तो
आज के बाद आपने एक काम ये करना है कि डिविडेंड का टैक्स ऐड करके लेस भी किया करना है। लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड। सवाल बताए या ना बताए, हम एज्यूम करेंगे कि कंपनी ने काट लिया है। टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड बाय कंपनी। जो कंपनी डिविडेंड दे रही थी उसने डिविडेंड पे टैक्स काट लिया है। डन। कितना उस दोबारा माइनस कर दूं। अब इसने हुकूमत को सिर्फ कितना देना है, खुद जाके हुकूमत को अपने कारोबार पे कितना देगा। कारोबार इसका कोई होगा, टॉयज बेचने वाला, कोई चीज करने वाला, जो भी इसका कारोबार है, ये इसका हो गया टैक्स पेबल टू, कौन है, शहबाज शरीफ है आजकल, चलें गवर्नमेंट लिख दें, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। ओके मैन, मुझे पता है ये 15% के नीचे 25 भी लिखा हुआ है, 7.5 भी लिखा हुआ है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप हजरात पेज 51 पे तशरीफ ले आए, तशरीफ.com। A tax shall be imposed at the prescribed rate. Prescribed rate क्या है? On every person who receives a dividend from a company. जो बंदा भी डिविडेंड रिसीव करेगा कंपनी से, उसके ऊपर रेट क्या लगेगा? बंदे पे, इनकम पे? इनकम पे। The tax shall be computed by applying the tax rate on the gross amount of dividend. ग्रॉस का मतलब कल आपको बताऊंगा, अभी डिविडेंड में भी खर्चे वगैरह माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल याद रख लें। टैक्स शैल बी मल्टीप्लाई, टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम। ये सेक्शन उस डिविडेंड पे नहीं लगेगा जो एग्जेम्प्ट है, इसका कोई मतलब बता दे। ये सेक्शन उस डिविडेंड पे नहीं लगेगा जो एग्जेम्प्ट है। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कोई डिविडेंड वैसे ही माफ है कि इस पे टैक्स ना दिया करो, तो फिर इस पे टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स क्या कर दिया। कई दफा कोई नई नई कंपनीज बनती हैं तो हुकूमत कहती है अगर तुम प्रॉफिट बांटोगे तो फिर तुम्हारे डिविडेंड पर टैक्स, तो ठीक है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज, क्यों उस पे फिर कौन सा परसेंट टैक्स लगेगा? 0%, क्योंकि माफ है ना टैक्स फिर। अच्छा, कंपनी का काम क्या होता है? एवरी कंपनी वाइल पेइंग अ डिविडेंड शैल काट। कंपनी का काम क्या होता है? टैक्स काटेगी। किस पर? ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉलोइंग अदर रेट्स ऑफ डिविडेंड। ये रेट्स दिए होंगे पेपर में, आपने याद नहीं करना है। 15% याद नहीं करना, बोले 15% याद नहीं करना, बोले 15% दिया होगा, इसलिए 15% याद नहीं करना। हो गया? ठीक है, भूल जाए आप। कितने परसेंट था रेट? 14, 13, पता नहीं दिया होगा, पता नहीं दिया होगा। बहरहाल 15% याद नहीं करना आपने। ओके, चलें, साथ वाले के सर पे आज रखें शफकत का हाथ। फेल्ट शफकत और नॉट? सख्ती सी शफकत थी, शफकत थी, था। शफकत बंदा होता है, बंदी होती है? बंदे का नाम होता है शफकत, औरत का नाम होता है शफकत? दोनों? दोनों